सूत्र विधि, शिक्षण सूत्र विधि पर चर्चा करेंगे। हिंदी शिक्षण में सूत्र विधि की क्या उपयोगिता होती है, सूत्र विधि है क्या, कितने सूत्र हैं जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य करने से पाठ रोचक होगा, सरल होगा, बोधगम्य होगा। तो इसमें एक आता है सूत्र विधि। यहाँ पर मैंने लिखा भी है सूत्र विधि। आज सूत्र विधि पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी स्पष्ट होगा, समझ में आ जाएगा सूत्र विधि क्या है। मुख्यतः हम 10 विधि पर चर्चा करेंगे। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, करके नाम दिखा दूँगा। आप पहले एक एक पर मैं चर्चा करूँगा तो समझेंगे पहले शिक्षण सूत्र होता क्या है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, हर्बर्ट स्पेंसर, आप तो ध्यान देंगे। ठीक है, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ हर्बर्ट, ठीक है ना, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ये नाम हर्बर्ट स्पेंसर, आर्मेनियस, अभी शिक्षक थे, मेरे भी गए, अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाएगा। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहा हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर, आर्मेनियन आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाने लगा। शिक्षण सूत्र यानी ये जो सूत्र विधि होता है, ये हम क्यों प्रयोग करेंगे? तो सर्वप्रथम जब भी शिक्षक कक्षा में जाएंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, तो उनके लिए कुछ उद्देश्य हो निर्धारित करते हैं। सबसे पहले उनका निर्देश क्या होता है कि जो विषय वस्तु, जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उसका प्रारंभ कैसे किया जाए, शिक्षण कार्य किस प्रकार किया जाए, शिक्षण बिंदुएं हैं उसको किस क्रम में रखा जाए। चौथा उनका ध्यान आता है बालकों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। पांचवा, पाठ को कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे सरल बनाया जाए, कैसे बोधगम्य बनाया जाए। और उसके बाद उनके शिक्षण में, उनके शिक्षण है तो उनके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, क्या विचार उत्पन्न होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करें, कब करें, किस प्रकार करें। तो ये तो हम लोग चर्चा कर चुके थे। शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग होता था, जैसे मानचित्र का हम प्रयोग करना बताए थे, चित्र का प्रयोग करना बताए थे, मॉडल का प्रयोग करना बताए थे, बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री का हम जब प्रयोग करना बताए थे उस समय। लेकिन अभी उन्हीं का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और कौन सा सूत्र हम प्रयोग में लाएंगे ताकि बालक रुचिपूर्वक उस पाठ में अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। यानी शिक्षक को बालकों का ध्यान उस पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनमें रुचि जगाने के लिए इन सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो 10 सूत्र हैं, एक एक पर करेंगे और ध्यान रखेंगे आप 10 सूत्र एक पाठ के लिए नहीं उपयोगी होंगे और एक ही सूत्र सभी प्रकरण के लिए, सभी गद्य के लिए, पद के लिए उपयोगी नहीं होंगे। सभी सूत्र अलग अलग गद्य, अलग अलग पद्य, अलग अलग प्रकरण में, व्याकरण में अलग होगा, निबंध में अलग होगा, पत्र में अलग होगा, कविता वाचन में अलग होगा। यानी जो हम 10 सूत्र बताएंगे तो आप ध्यान देंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे कि आप शिक्षण कार्य करेंगे तो शिक्षण कार्य करते समय आपका जो प्रकरण है उस प्रकरण में कौन सा सूत्र विधि का प्रयोग किया जाए। तो पहला हम आते हैं, मैंने नाम यहाँ पर 10 लिख रखा है, पहले नाम यहाँ पर आप देख लेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर,
ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, इसका इंग्लिश में बता दूं, फ्रॉम नोन टू अननोन। फ्रॉम नोन यहां होता है फ्रॉम नोन टू अननोन, ये नोन होता है, ANOWN। नोन टू क्या करना है, अननोन, ANOWN, फ्रॉम नोन टू। अगर लिखना होगा इंग्लिश में तो लिखेंगे फ्रॉम नोन टू अननोन, ये मैं बता दे रहा हूं। ये क्या होता है, तो आप जब साइकोलॉजी का क्लास होगा, मनोविज्ञान का क्लास होगा, तो बताया गया था कि आप पाठ कैसे प्रारंभ करेंगे, या इंट्रोडक्शन मेथड जब होता है, प्रस्तावना विधि, तो उसमें ये होता है, माने बालकों को ज्ञात से अज्ञात को लेते हैं, यानी उनका पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड को कम नहीं ध्यान दीजिए, मेरे तरफ देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा। ज्ञात से अज्ञात, यानी फ्रॉम नोन टू अननोन, इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। अर्थात पहले ये जानना चाहिए शिक्षक को बालक का स्तर क्या है, बालक की आयु क्या है, आप किस कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उस बालक का स्तर क्या है, उसका ज्ञान कहाँ तक है। इसके लिए प्रश्न विधि का भी इस्तेमाल करके हम उसकी जांच कर लेते हैं कि कहाँ तक जानता है। जो जानता है उस ज्ञान से फिर अज्ञान क्यों मिल जाती है, यानी जो विषय जानता है उसके माध्यम से हम नवीन ज्ञान देते हैं, नवीन ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे क्या होगा कि बालकों को रुचि बढ़ेगी, बालक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो उनको उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए पूर्व ज्ञान जो होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को हम जोड़ के शिक्षण करते हैं। अब जैसे मैं बताता हूं कि भाषा शिक्षण के वर्णमाला की जानकारी कराते समय बालक को हम वर्ण से क्या कराते हैं, जिस वस्तु को जानता है, जिस वस्तु को देखता है, उसी वस्तु से हम लोग नवीन शब्द को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे प्रश्न उठता है कि जैसे वर्णमाला का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, वर्णमाला का ज्ञान करा रहे हैं, अ से अनार, हम बालक को अनार का चित्र दिखाते हैं, यानी बालक देखता है, पहले से जानता है। आ से आम, बालक आम को देखे रहता है, तो उसको ज्ञान है आम का, उसको वर्ण से हम जोड़ के आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, यानी हम विभिन्न शब्दों का परिचय कराते हैं एक वर्ण से। ये कहने का आशा ये है कि पूर्व ज्ञान को जांचते हैं, फिर नवीन ज्ञान देते हैं। तो ये मैं प्रारंभिक अवस्था में बालक होते हैं, उससे ऊपरी जब बालक होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बालक की बात करें, तो जब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बालक, तो उसके पहले का ज्ञान हम उसके लिए प्रश्न के द्वारा जांच लेते हैं कि उसका ज्ञान कहाँ तक है। तो ये पहला सूत्र होता है कि ज्ञात से अज्ञात। दूसरा सूत्र आते हैं सरल से जटिल, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहां ध्यान दीजिएगा, जटिल की मैं बात कर रहा हूं, कठिन की नहीं। कठिन और जटिल में अंतर होता है। दूसरा क्या होगा, सरल से कठिन की, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। अब इसमें कहता है कि यह क्रम बालक विकास का अनुकूल व मनोवैज्ञानिक, तो मैं बोलता हूं सरल से कठिन की ओर ये जो क्रम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, बालक के विकास के अनुसार, उसकी अवस्था के जो विकास होता है, जो उसकी आयु में जो विकास होता है, जो उसका मानसिक विकास होता है, उसके अनुसार ये मनोवैज्ञानिक है ये सूत्र। क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने का प्रयास करता है और समझने लगता है। यानी जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वो जटिल बातों को समझे। तो सबसे पहले सरल बताएंगे, तब उसका जटिल। यहाँ पर ध्यान देने की बात है
ये जो मैं सरल की बात कर रहा हूं कि सरल से जटिल क्यों, मैंने इजी टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहां पर इजी नहीं होगा, सिंपल होगा, सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहां सिंपल किसके लिए, तो ध्यान यहां रहे कि सरल बालक के दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि शिक्षक के दृष्टिकोण से। हम सरल ज्ञान कैसे देंगे, तो कभी कभी अक्सर ये देखा जाता है कि शिक्षक अपने स्तर से जांच लेते हैं, उनको जो ज्ञान रहता है उससे बालकों को भी ज्ञान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बालकों के स्तर से, बालक के दृष्टिकोण से सरल की मैं बात कर रहा हूं कि बालक के लिए जो सरल हो, और वहां से ज्ञान ले जाना है जटिल की। अब मैं बताता हूं व्याकरण का आपको देना है। अब संज्ञा पढ़ाती है, सबसे पहले कुछ नाम बताते हैं। ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, अपना नाम बताया, कुछ बालक का नाम बताया। बोले ये जो जिस व्यक्ति का देख लिए, पंखा, टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, ये सारे के ये जो नाम है ये संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के बाद जो भेद बताते हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग भेद बताते हैं कि 5 भेद होता है। उसके बाद भेद बताने के बाद धीरे धीरे और वहां से भी जटिलता की ओर बढ़ते हैं। मैंने बता दिया भाववाचक संज्ञा, बालक समझ गया, लेकिन जटिलता क्या है, कैसे जटिल की ओर बढ़ेंगे, उसकी आयु के अनुसार। छोटा बालक है तो सिर्फ संज्ञा बताते हैं, उससे ऊपर बालक है, उसी अवस्था से ऊपर बालक है। धीरे धीरे जैसे कक्षा स्तर पर बालक बढ़ते जाता है उसके अनुसार उसको ज्ञान दिया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये सूत्र विधि का इस्तेमाल आप बच्चों के आयु और कक्षा के अनुसार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने संज्ञा बता दिया, उसके भेद भी बता दिए हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा बदलने को भी बताएंगे, कैसे बदलेंगे आप। तो ये भाववाचक संज्ञा का जब हम जटिलता में जाएंगे, लड़कपन, लड़का से लड़कपन, ठीक है ना, बचपन, तो ये जो भाववाचक संज्ञा परिवर्तन करना जब होगा उसको बाद में बताएंगे। लिंग परिवर्तन करने का जो नियम बताएंगे बाद में बताएंगे। पहले क्या करेंगे, लिंग बता देंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, छोटे आयु बालक समझ जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बालक बालिका करके बता देंगे, ठीक है। लड़का लड़की करके बता देंगे, छात्र छात्रा करके बता देंगे। धीरे धीरे जब जैसे जब ज्ञान हो जाएगा सरल से, तो कठिनता की ओर ले जाएंगे। पुलिंग परिवर्तन करना बताएंगे, सिंह पुलिंग, मोर का बताएंगे मोरनी, जेठ का बोलेंगे जेठानी, यानी धीरे धीरे जटिलता के उससे भी फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है सरल से जटिल को। दूसरा होता है, दूसरा मैंने यहाँ लिखा भी है, यहाँ मैं आपको बता दूँ। ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, फ्रॉम नोन टू अननोन। दूसरा क्या, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल मैं बता रहा हूं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, SIMPLE, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। यहां फ्रॉम लिखते हैं हम, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये दूसरा सरल से जटिल को बता दिया मैं। अब मैं तीसरा पर आ रहा हूं। तीसरा क्या है, सुगम से कठिन की ओर। देखिए इसलिए मैंने कहा था कठिन शब्द नहीं, जटिल और कठिन में अंतर है, और सरल में सुगम में अंतर है। सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल समझते होंगे जब मैं बोलता हूँ सिंपल, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अभी मैं बताने जा रहा हूँ सुगम से कठिन की ओर, इजी टू डिफिकल्ट। इसका होगा फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका इंग्लिश आप देखेंगे, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, DIFFICULT। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सुगम से कठिन। अब सुगम से कठिन की ओर का क्या तात्पर्य है, तो मैं बता दूं कि बालक को एकदम सुगम वस्तुओं का जो उसके लिए बहुत आसान हो, और तब कठिनता की ओर लेके जाइए। अब मैं बता देता हूँ, बालक को हम लोग सस्वर वाचन करना सिखाते हैं। सुगमता क्या है, सस्वर वाचन में नियम क्या करते हैं सूत्र विधि में, छात्र को कोई संकोच नहीं हो, कोई झिझक नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं, बोले आदर्श वाचन होता है। यानी आदर्श वाचन किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। ये सुगम चीज है। जब बालक उसकी अवस्था के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जब छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं पूर्व प्राथमिक अवस्था में, तो वर्ण बताया जाता है, क से कमल, अ से अनार, कैसे बढ़ता है, तब सद बनाना, ठीक है ना, आना जाना खाना पाना, ऐसे शब्दों के निर्माण। उसके बाद बढ़ते हैं, जब प्राथमिक कक्षाओं में या माध्यमिक कक्षाओं की जब बात करेंगे, तो शिक्षक क्या करते हैं, गद्य के समय, पद के समय सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं,
आदर्श वाचन में क्या हो गया, बालक ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद बोलते हैं अनुकरण वाचन कराते हैं, बालक उसके बाद वाचन करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या लेते हैं, काठिन्य निवारण करते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं। तो ये क्या हो गया, सुगम से कठिनता की ओर बढ़ता है। माने काठिन्य निवारण करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ बताएंगे। हम सीधे अर्थ बता देंगे तो ये बालक समझ नहीं पाएंगे, रुचि नहीं लेंगे, उनकी रुचि बनेगी ही नहीं, उनके लिए वो विषय कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, सुगम से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। इजी चीज बताइए फिर डिफिकल्ट बताइए, मैंने एकदम सरल बताइए, तब कठिनता की ओर बढ़ते चले। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वाचन करते समय वही होता है। गद्यांश बताना है, पद्यांश बताना है, तो हम वही करते हैं। आदर्श वाचन हम कर लिए, कुछ बातों से अनुकरण वाचन करा दिए। अनुकरण वाचन कराते समय जो शब्द कठिनाइयाँ उसको हो रही है पढ़ने में, उसको हम श्यामपट पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कठिन निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं। अर्थ बताने के बाद कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ बताने के बाद गद्यांश का अर्थ बताते हैं, उसका सारांश बताते हैं। सारांश के बाद फिर उस पर हम लोग तर्क की ओर बढ़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ। तो ये सरल से कठिन की ओर जाते हैं। चौथा आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लिखा हुआ है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं बता दूं यहाँ पर, कुछ ध्यान देंगे, ब्लैक बोर्ड ने या इधर ध्यान दीजिए। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशव अवस्था में, जब प्रारंभिक अवस्था में बात कर रहा हूँ, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की मैं बात करता हूँ, सूक्ष्म यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, परंतु स्थूल मूर्त पदार्थों को सरलता से जानता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भाव तथा वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। अतः शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। मूर्त, सूक्ष्म, अमूर्त बात को नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ, फिर से आप ध्यान देंगे, आपको स्पष्ट नहीं होगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। शैशवावस्था में बालक सूक्ष्म एकदम छोटी बातें या अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, किंतु स्थूल हो या मूर्त हो उन वस्तुओं के बारे में जानता है और उसी के आधार पर उसको शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे आप, ये सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे, बालक को जिस वस्तु का ज्ञान हो, सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान हो, जैसे हम संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण में कैसे बताएंगे मालूम है। जो बालक क्लास में है उन्हीं का हम नाम लेते हैं, क्योंकि बालक तो देख रहा है, उसको जान रहा है, समझ रहा है बालक को, तो उसका हम लोग ज्ञान देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है राजू, किसी का नाम है रिंकी, किसी का पिंकी, किसी का विजय, अविनाश, आदित्य, ये जो नाम है तो बालक को देख रहा है उसको, तो ये क्या होगा ना कि इस उसके बारे में जान रहा है, उसका हम उदाहरण दे देंगे। बालक देख रहा है श्यामपट, उसका उदाहरण दे देंगे। बालक देख रहा है डस्टर, उसका उदाहरण दे देंगे। बालक देख रहा है पंखा, हम इसका उदाहरण दे देंगे। यानी जिस वस्तु को देखता है जानता है। अब आपको शिक्षण कार्य करना है और वो वस्तु को बालक नहीं जानता है, तो कैसे जानकारी देंगे। तो मैंने कहा ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिस वस्तु के बारे में उसको अनुभव है, जिसको जानता है, जिसको देख चुका है वो, तो वैसे वस्तु को क्या करेंगे। अब आपको कोई निबंध बताना है, व्याकरण के अन्य पाठ को बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉडल, चित्र, चार्ट आदि का प्रयोग लेते हैं। मॉडल के माध्यम से उसको हम दिखाते हैं। यात्रा वृत्तांत करना है, कश्मीर की यात्रा को लेकर किया है, आपको माध्यमिक कक्षा में पढ़ाना है, तो उसके लिए मॉडल बनाते हैं, कश्मीर के चित्र बना के दिखाते हैं। ये देखो कश्मीर, क्या क्या चीजें हमारा बालक समझे। हमको निबंध बताना है वर्षा ऋतु, उसके लिए क्या करेंगे, चित्र का निर्माण करेंगे, रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। बालक देखेगा चित्र में, समझेगा बादल है, वर्षा हो रही है।
खेत भरे हुए हैं, तालाब भरे हुए हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, तो ये सारी दृश्यों को दिखाएंगे तो उसको, यानी उसको ज्ञान है वर्षा ऋतु का। जब उसके बारे में समझाएंगे, दिखाएंगे चित्र के द्वारा, तो और उसको गहन ज्ञान होगा। इसको बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में या अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल अथवा मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता। आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, घटनाओं, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। अतः शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। मूर्त वस्तुओं का जिसे देखा हो, जिसको अनुभव किया हो, जिसको जानता हो, और उनकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को बताना चाहिए जिस वस्तु को नहीं देखा है, जिसको नहीं परखा है, जिसका अनुभव नहीं है। हम बालक में, मैंने कहा ना, निबंध बता रहे हैं, वर्षा देखा है, वर्षा से बताएंगे वर्षा होती है, नदी भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, खेतों में पानी आ जाती है। अब बाढ़ में दिखाना है कि उसे हानि क्या होता है। जब बाढ़ को दिखाना है तो हम चित्र में बनाएंगे, किसी गांव में कुछ लोग डूबे हुए हैं, जानवर का, जब उसको दिखाएंगे तो उसको मूर्त वस्तु का ज्ञान होता है। बाढ़ क्या होता है, कैसे बाढ़ आ जाता है, कैसे ये विनाशकारी है। अतिवृष्टि का अर्थ समझाया मैंने, बहुत अधिक जल हो जाने से क्या होगा, तो ये इस प्रकार की जानकारी देना चाहिए। जैसे मैंने संज्ञा का, सर्वनाम का, मैंने उसको दिखाई है वस्तु का, जिसके जानकार हो वो उदाहरण दिए, उसके बाद जिस चीज़ को नहीं जानते आप उसका उदाहरण दिए, बालक समझे। पांचवा में आते हैं। पांचवा क्या होता है, यहाँ लिखा है मैंने, पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। मैं यहाँ फिर से मैं लिख के बता दूं, पूर्ण मतलब होता है होल, अंश मतलब होता है पार्ट। तो यहाँ क्या बोलेंगे, फ्रॉम होल, WHOLE, फ्रॉम होल टू पार्ट। ये भी एक सूत्र है। इस सूत्र का आपको, सभी सूत्र का अलग अलग प्रकरण, अलग अलग प्रयोग करना है। आप देखिएगा, फ्रॉम होल टू पार्ट। इस सूत्र का आधार गेस्टाल्ट वाद। यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, पूर्ण संस्कृत में मनोवैज्ञानिक आधार। इसलिए गेस्टाल्ट वाद पर आधारित है। आप गेस्टाल्ट वाद पढ़े होंगे, मनोविज्ञान का जिस समय साइकोलॉजी का पाठ कराया होगा आप समझे होंगे, उन पर आधारित। गेस्टाल्ट वाद क्या कहता है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, समझता है, उसके विभिन्न अंगों और अंशों को नहीं। अब जैसे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, एक जो मनोवैज्ञानिक की मैं बात करूँ, वैज्ञानिक में से मनोवैज्ञानिक की मैं बात करूँ, गेस्टाल्टवादी जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बालक हो या मानव हो या हम, जब वृक्ष को हम देखते हैं तो उसके पूर्ण रूप को देखते हैं। ये वृक्ष है, ये पेड़ है। उसके बाद धीरे धीरे उसके विभिन्न अंगों को देखते हैं कि ये पेड़ है तो ये तना है, ये इसके डाली है, इसका पत्ती है, इसमें फूल है, इसमें फल है, जड़ तो नीचे रहता है। यानी उसके पूर्ण रूप को देखते हैं, तब उसके अंश को देखते हैं। उसी प्रकार बोलते हैं, जानकारी देते समय किसी पाठ की मैं बात कर रहा हूँ, किसी प्रकरण की बात करता हूँ, उसे पूर्ण रूप से जानकारी दिए, तब छोटे छोटे अंश में उसको बांट के दिखाइए। अब पूर्ण रूप में कैसे हम लोग करते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा बता देते हैं। पूर्ण रूप में है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे अंश को हम लोग बताते हैं। परिभाषा बता दिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हम लिख दिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति मैंने अपना नाम बताते हैं, अलग कुछ बैठे उनका नाम बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो कक्ष में हो, जो उसे दिखता हो वही उदाहरण देना चाहिए। तो अपना नाम बता दिए, राजू है, पिंकी है, अनूप है, आदित्य है, जितने भी नाम है बालक के, प्रभाकर है, दिवाकर है, सुंदर, जो भी नाम उनको बता देते, बोले ये व्यक्ति है। उसके बाद बोलिए वस्तु में दिखाइए, आपके पास डस्टर रहेगा, आपके पास कलम रहेगा, आपके पास पेंसिल रहेगी, आपके पास स्केल रहेगा, पंखा, बेंच, कुर्सी, ये धीरे धीरे उसको ज्ञान कराना, तो ये स्थायी होता है। ये बोला जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट, पूरा
परिभाषा बता दिए, धीरे धीरे एक एक उदाहरण के द्वारा उसको स्पष्ट भी करेंगे। वस्तु, स्थान आदि के नाम को, स्थान का नाम क्या बताएंगे? आप जहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर आपका विद्यालय है, महाविद्यालय, उस स्थान का नाम बताइए। जमशेदपुर है, जमशेदपुर नाम बताइए। शहर का नाम है, शहर का बताइए। राज्य का बताइए। यानी धीरे धीरे स्थानों का नाम से उसको परिचय कराइए। बालक जिस लोकल एरिया में रहता है उसका स्थानीय नाम को बताइए, तब धीरे धीरे उसको समझ में आएगा। ये चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, चित्र गद्यांश का, पद्यांश का, निबंध का, ये इस तरह जानकारी देना चाहिए कि उनसे अंश की हम बात करते हैं। अब अगला सूत्र पर बात करते हैं। अगला सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। यहाँ पर अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित, फ्रॉम इनडेफिनिट, फ्रॉम indefinite to definite, D-E-F-I-N-I-T-E, from indefinite to definite। अब यहां मैं बता दूं आपको, बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। अनिश्चित, इनडेफिनिट, डेफिनिट की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। मानसिक विकास माने ज्ञानेंद्रियों का विकास। ज्ञानेंद्रिय आप जानते हो, ज्ञानेंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में बालकों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव के बाद सीखने के क्रम में बालक को निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है, स्थायित्व ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभिक अवस्था में उसे कुछ अस्पष्ट ज्ञान रहते हैं, स्पष्ट नहीं रहता है ज्ञान, कुछ जानकारियां सही नहीं रहती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षा में बढ़ता है, जैसे जैसे हम उसको विषय वस्तु का ज्ञान देंगे, उसके ज्ञान में निश्चितता आती है। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। आपको मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट आदि के उदाहरण के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट ज्ञान दिया जा सकता है बालकों को। अब हम कविता का वाचन करना है। कविता वाचन करते समय निश्चित ज्ञान देने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कवि परिचय देते हैं, ठीक है ना। अब कवि परिचय देने के बाद जो कविता है उसका हम ज्ञान देते हैं। कवि परिचय के लिए क्या करेंगे? आप कवि का चित्र बनाएंगे। कवि का चित्र आप बनाया मिलता है, स्वयं भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कला है, आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं। रेखा चित्र के द्वारा भी पर बनाया जा सकता है। चित्र के द्वारा कवि का परिचय तो बालक को सही ज्ञान होगा, बालक समझेगा कौन से कवि हैं, इसने कविता लिखी। सामान्यतः आप यात्रा वृत्तांत पढ़ा रहे हैं तो किसी लेखक का होगा, आत्मकथा पढ़ा रहे हैं किसी लेखक का होगा, तो उसकी आत्मकथा के लिए सबसे पहले लेखक का चित्र दिखा देगा, बालक को स्पष्ट हो जाएगा, उसका थोड़ा सा परिचय देगा, यानी उसको निश्चित ज्ञान कराएगा। और ये निश्चित ज्ञान के बाद उसके ज्ञान में स्थायित्व आता है, वो रुचि भी लेगा, क्योंकि पहले उसको अनिश्चित ज्ञान। यात्रा तो बहुत जगह घुमा होगा, बहुत जगह स्थान देखा होगा, लेकिन यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब लेखक का परिचय देंगे, लेखक यात्रा वृत्तांत को उनके शब्दों में जब सुनाएंगे तो लगेगा वो इस तरह का यात्रा होता है, इस तरह की सुखद अनुभूति होती है। तब उसकी जो अनुभूति होगी सुखद होगी, वो जिसमें यात्रा करेगा उसका दृष्टिकोण व्यापक होते चले जाएगा। तो ये होता है अनिश्चित से निश्चित की। उसको ज्ञान बहुत नहीं रहता है, धीरे धीरे उसको निश्चितता की ओर बढ़ाते हैं। सबका नाम ना होता है। हम जब संज्ञा की बात कर रहे हैं, सर्वनाम की बात कर रहे हैं, लिंग की बात कर रहे हैं, बालक जानता है, मगर निश्चित ज्ञान तो नहीं है उसको। बालक जान रहा है, इसका नाम पूछेंगे तो बता देगा, टेस्ट इसका नाम संपट बता देगा, बालक जितने बैठे सबका नाम बता देगा, स्थान का नाम बता देगा, लेकिन इसको संज्ञा कहते हैं, ये नहीं जानता। अगर संज्ञा जान गया तो उसके अगला स्टेप में निश्चित ज्ञान क्या देंगे?
5 प्रकार के होती हैं, उसका संज्ञा का भेद बताएंगे, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जितने नाम बताएंगे सबका एक एक उदाहरण स्पष्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, सरल से जटिल की ओर बढ़िए, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते चले गए। उसके बाद हम क्या किए कि स्थूल से सूक्ष्म की जानकारी दिए, सुगम से कठिन की जानकारी देते चले गए, भाववाचक चिन्ह बनाना, लड़कपन, बचपन, ठीक है ना, ये इत्यादि जब हम बताते चले गए ज्ञान होते चले गया। तो अनिश्चित था उसको, लेकिन निश्चित का क्यों होते। 7वां में आते हैं। 7वां क्या है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष में समझते हैं, फ्रॉम प्रत्यक्ष, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यही मतलब, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट उनका शिक्षण ज्ञान, उनको उदाहरण वही प्रस्तुत करना चाहिए जिसे वो देखा है, जानता है। उसके बाद धीरे धीरे वैसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसे वो नहीं देखा है, जिसे वह नहीं जानता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अर्थात उन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराया जाए, फिर उसी की सहायता से भूत या भविष्य की जानकारी दी जाए। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तु घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अब जैसे आपके भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री से चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तु के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ, सर्वप्रथम बालक किसे जानता है, तत्पश्चात किसे नहीं जानता है, उसकी जानकारी देनी चाहिए। जानता है कि जान उदाहरण देंगे हम, सर्वनाम का बता रहे हैं, क्रिया बता रहे हैं। अब क्रिया बता रहे हैं करना, खाना, जाना, गाना, ये सारी क्रियाएं होती है। बाद में उसको जिस वस्तु उसको बताओ। संज्ञा लीजिए, सर्वनाम लीजिए, निबंध लीजिए, पत्र लीजिए। तो जिसको जानता है उसके बारे में बताना, और बाद में जिसको नहीं जानता है उसकी जानकारी देना। अगर बालक के सामने भी प्रश्न उठता है, शिक्षक के सामने कि बालक अगर किसी भी वस्तु के बारे में नहीं जानता है तो चित्र के द्वारा दिखा देंगे, कोई मॉडल दिखा देंगे, कोई मूर्त वस्तु ही ला के दिखा देंगे। अब हम लोग नया नया इसमें हम कहते हैं, मैं बालक और 6वां अवस्था में, मैंने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की बात, जब आप वर्णमाला का ज्ञान दे रहे हैं, अ से अनार, आ से आम, क्या ऐसा जरूरी है? उसका मॉडल भी होता है। अनार का मिट्टी का बना हुआ रंगीन, आप उसके सामने मूर्त वस्तु ला के दिखाइए, समझेगा प्रत्यक्ष। अनार का दिखाइए, इमली का दिखाइए, यानी कुछ वस्तुओं के जो मॉडल होते हैं वो भी दिखाया जाता है, प्रारूप दिखाया जाता है। नहीं तो चित्र दिखा सकते हैं। और पाठ को आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जाइए, इसीलिए ये सूत्र को ध्यान में रखा जाए। जब सूत्र आपके ध्यान में रहेगा तब आप शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में आपको कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है? चित्र करना है, मॉडल करना है, या मूर्त वस्तु को दिखाना है बालक को। बहुत सारे हैं, वो सिर्फ मैं हिंदी शिक्षण में बात कर रहा हूँ, अन्य भाषाओं में भी, अन्य विषयों में भी जो ज्ञान दिया जाता है, ये सब सूत्र लागू होते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है। अब अगला आते हैं हम, यहां तक हो गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। बालक जिसे जानता है उसे प्रत्यक्ष, जिसे नहीं जानता है उसकी जानकारी वो प्रत्यक्ष बात में दी जाती है। अब मैं आ रहा हूं, अगला पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। यहां पर आते हैं, अगला पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर माने विशिष्ट, जनरल माने सामान्य। तो अगला मैं जो बताते जा रहा हूँ 8वां नंबर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत या नियम स्पष्ट करना चाहिए। फिर से बताता रहा हूँ,
इसी सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के समक्ष सबसे पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तत्पश्चात उन्हीं की सहायता से यानी उन्हीं उदाहरण की सहायता से सिद्धांतों व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या स्वयं हम उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण की सहायता से स्वयं बालक उस नियम की सिद्धांत की स्थापना करे, जानकारी। यह सूत्र बालकों के लिए निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि का अवसर प्रदान करता है। चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है, विचार करने का अवसर प्रदान करता है, सोचने का अवसर प्रदान करता है। अब जैसे मैं बात बता रहा हूँ, व्याकरण के लिए सर्वथा ये लाभप्रद होता है। व्याकरण शिक्षण के लिए ये विधि जो होता है लाभदायक सिद्ध होता है। अलग अलग मैंने बताया सूत्र विधि उस समय का यूज करेंगे, मगर व्याकरण जब करना हो, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। क्रिया पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, मैंने सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है। मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। क्रिया बोलिए आप क्या कर रहे हैं? बालक बोलेगा मैं लिख रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं सुन रहा हूँ। तो नोटेट कर लीजिए, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ। ये सारा उदाहरण उसके बाद उसका नियम सिद्धांत आप लिखिए और उसका लिखिए मूल शब्द करना, बोलना, आना, जाना, ये सब क्या है। तब उसको फिर परिभाषा दीजिए कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया। क्यों उसको बता दिए आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, पहले ऐसे प्रश्न करके उसको समझाइए। आप क्या काम कर रहे हो? बालक बोलेगा मैं लिख रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं सुन रहा हूँ। तो आप क्या काम कर रहे हो? सुन रहे हो। आप क्या काम कर रहे हो? तो मैं लिख रहा हूँ। आप क्या काम कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? जा रहा है। तू क्या कर रहा है? खा रहा है। यानी इसी उदाहरण के साथ उसको हम लोग परिभाषित कर देते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। आना, जाना, सुनना। उसी तरह विशेषण भी बता सकते हैं। पहले उसको उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। कोई बालक लंबा है, लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है। इन सारे शब्दों को शाम पर काला है, पेड़ सफेद रहेगा, ये चौक दिखा सकते हैं, पीला है, ये नीला है, ये लाल है। ये सब उदाहरण देके फिर उसको फिर बताएंगे जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पता चले उसके विशेषण। तो इस तरह का होता है। इसे बोलते हैं विशेष समानांतर, पर्टिकुलर टू। इस सूत्र को हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं 9 नंबर में विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। लिखा हुआ है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है। तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है। तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या करनी चाहिए, फिर विविध भागों को बताना चाहिए, विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में करा, फिर उसके विविध भागों को व्याख्या या विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अब मैं आता हूं, जैसे समास की बात करते हैं या समास बता रहे हैं शब्दों का, अब बताते जाए समास क्या होता है।
समास आप बता दिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, आप सब कुछ बता दिए हैं। तो क्या करना है, तो मैंने पहले कहा कि इस प्रकार से किसी घटना तस्वीरकारी पहले समग्र रूप में देना चाहिए कि समास किसे कहते हैं, इसके भेद बता दिए ना। अब इसको धीरे 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 खंड करके बताइए। क्या भाई बहु समास का उदाहरण दीजिए, बोलिए प्रत्येक, एक एक प्रत्येक, ये हो गया अव्ययी भाव समास। घर घर, ये अव्ययी भाव समास। उसी के प्रकार आप तत्पुरुष का उसको बताइए। तत्पुरुष समास क्या है, रसोई घर, रसोई का घर तत्पुरुष समास है। पाठशाला, ये तत्पुरुष समास है। यानी अब धीरे 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 पहले क्या किया, बोले बता दिए समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, सब भेद का नाम बता दिए। ठीक है, उदाहरण द्वारा और एक एक करके स्पष्ट करते चले जाते हैं कि द्विगु समास का क्या है। द्विगु समास चतुर्भुज बता देते हैं। कर्मधारय में कर्मधारय का भी हम लोग उदाहरण दे देंगे, बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण दे देंगे। ठीक है, जैसे बहुब्रीहि का 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके 10 आनंद। ठीक है, तो ये उदाहरण हम लोग देते हैं। अब कर्मधारय का बोलेंगे तो नीलकमल। द्विगु समास का चतुर्भुज, यानी एक एक उदाहरण देते हैं, समास बता दिए, उसके भेद बता दिए, एक एक अर्थ बता दिए, फिर सबको समेटते हुए फिर हम आप इसको रेखा चित्र के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। रेखा चित्र द्वारा भी शिक्षण कर सकते हैं, चार्ट के द्वारा भी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके इस सूत्र के माध्यम से शिक्षण कार्य, विश्लेषण से संश्लेषण की हो जाए, ये विधि होता है विश्लेषण से संश्लेषण की। अब आते हैं अंतिम और 10वां, आगे मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मनोवैज्ञानिक से तार्किक योग, यानी फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक टू लॉजिकल, तार्किक योग। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। और जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता है, उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उसकी रुचि व ध्यान प्रकरण में बना रहे। उदाहरण, भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण एवं ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनियों के बारे में जानकारी करानी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ हिंदी वाले के लिए, हिंदी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम क्या है कि वर्ण एवं ध्वनि का ज्ञान कराना, तत्पश्चात वाक्य सिखाना। जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार क्या है, पहले वाक्य बताना फिर वर्ण व ध्वनियों के बारे में जानकारी कराना। ये होता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोविज्ञान क्या कहता है कि शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाने लगा है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार करनी चाहिए। उसका रुझान किधर है, रुचि किधर है, जिज्ञासा क्या है, उसी के अनुसार उसको ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसको बोला जाए मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। उसके बालक के मनोविज्ञान को समझिए, उसकी अवस्थाओं को समझिए, उसकी आयु को समझिए, उसके कक्षा स्तर को समझिए और उसके अनुसार उसको ज्ञान दीजिए। उसके अनुसार उसको प्रकरण का ज्ञान दीजिए, उसके अनुसार उसको गद्य का, पद्य का, व्याकरण का जो स्तर होता है धीरे धीरे उठाइए उसको, निबंध धीरे धीरे बताइए उसको, गद्यांश को धीरे धीरे बताइए उसको, पद्यांश को धीरे धीरे बताइए उसको। यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर ले जाइए। यहाँ पर यही समाप्त होता है। अब आते हैं कि शिक्षण सूत्र की शिक्षण में क्या उपयोगिता है। तो बहुत ही शिक्षण के द्वारा, इस शिक्षण सूत्र के द्वारा ही शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, बोधगम्य बनाया जा सकता है, बालक का ध्यान अपने पाठ की ओर आकर्षित किया जा सकता है, ज्ञान को बालकों तक पहुंचाया जा सकता है। शिक्षक अपने ज्ञान को बालकों तक पहुंचाने के लिए इन सारी सूत्र विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये पाठ को रुचिकर बनाता है और बालकों के मानसिक विकास में उत्तरोत्तर ये मदद करता है। यानी बालकों के मानसिक विकास में
ये सहायक सिद्ध होता है, उनकी रुचि जागृत करता है। तो ध्यान से सुनते हैं इन चित्रों के सहारा से, पाठ सरल हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है, इसलिए यह अत्यंत उपयोगी है। तो इसे मैं नाम बता दे रहा हूँ। नाम देखिए ब्लैक बोर्ड पर। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी फ्रॉम नोन टू अननोन। दूसरा है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तीसरा है सुगम से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। चौथा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पांचवा है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। छठा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट। सातवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आठवां है दृष्टि से समान की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। 9 नंबर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। और 10वां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये 10 सूत्र में जो बताया, ये सूत्र विधि आज समाप्त होता है।